नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हेलो रितिका, कैसी हो? एक दिन सुनंदा ने अपनी बेटी रितिका को फ़ोन करके उसका हाल पूछा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? रितिका ने भी अपनी माँ से उसका हाल खैरियत पूछी। बेटा आ जाओ मिलने, बहुत याद आ रही है, सुनंदा ने बुझे मुझे से स्वर में कहा। अरे माँ, कुछ परेशानी है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? सुनंदा आवाज़ से समझ गई थी कि माँ को कुछ परेशानी है, लेकिन सुनंदा ने यूं ही कहकर बात को टाल दिया। सुनंदा निश्वास बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। घरेलू होने के साथ कामकाजी भी रही थी। एक अध्यापक की हैसियत से खूब नाम भी कमाया। उनके दो बच्चे रितिका और अविनाश अब शादीशुदा और अपने परिवार में मग्न थे। सुनंदा अब रिटायर थी और पति की मृत्यु होने के बाद अब वह थोड़ी समाज सेवा करके खुद को व्यस्त रखने लगी थी। रितिका उनसे मिलने कभी कभी आ जाया करती थी। अविनाश की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी और उनकी पत्नी सुमेधा और वो दोनों ही नौकरी किया करते थे। जीवन खुशियों भरा और अच्छे से चल रहा था, जो कि शायद बाहरी तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जाने क्या हुआ था जो उनका मन घबरा रहा था, और फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनकर रितिका भी घबरा गई थी। माँ, आ तो सकती थी, लेकिन आपके दामाद को डेनमार्क में जॉब मिलने वाली है, तो शायद हम बाहर चले जाएंगे। ओह, बात तो खुशी की है, मगर तुम दूर हो जाओगी बेटा। सुनंदा सुनकर मायूस हो गई थी। अरे माँ, अभी नहीं जा रहे, लेकिन जाने से पहले आपसे मिलकर जरूर जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतनी बात के बाद फोन कट चुका था। इधर सुनंदा ये सुनते ही मायूस हो गई थी। जाने क्यों उसे रितिका से जल्दी ही मिलना था। इधर माँ की मायूसी भरी और बुझी बुझी सी आवाज़ अभी तक रितिका के कानों में गूंज रही थी। कुछ तो चक्कर है। हाँ, ऐसे तो नहीं रहती। रितिका सोच में डूबी हुई किचन का काम करती जा रही थी। अविनाश, अविनाश, अविनाश को आवाज़ देती हुई सुनंदा उसके कमरे में जा पहुंची थी, मगर कानों में कुछ ऐसे वाक्य पड़े कि जिन्हें सुनकर वहीं ठिठक गई थी और कदम उल्टे लेकर जाने लगी। मगर दिल ने गवारा न किया और उसकी थोड़ा वहीं रुककर सुनने की इच्छा होने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर रुकी, तभी दरवाज़ा खुल गया। अरे मम्मी जी, आप यहाँ? बाहर निकली बहू सुमेधा सुनंदा को देखकर हकला गई थी और अपने भाव छुपाने की कोशिश कर रही थी। सुनंदा भी सामने सुमेधा को देखकर खिसिया गई थी। अरे, मैं अविनाश के पास आ रही थी, कुछ काम था। आवाज़ भी दी थी, मगर उसे सुनाई नहीं दिया, तो मैं खुद ही यहाँ आ गई। बुलाना तो उसको जरा। सुनंदा ने सुमेधा को गौर से देखते हुए कहा। ओह अच्छा, मैं समझी आप यहीं खड़ी थी। दरअसल ऐसा कहकर उसने सुनंदा के मन को भांपने की कोशिश की थी। कुछ सुना तो था सुनंदा ने, मगर अपने हाव भाव बहुत कुशलता से छिपा गई थी। आखिर अध्यापिका जो रही थी। नहीं नहीं, अभी ही आई थी, सुनंदा ने सुमेधा के चेहरे को ध्यान से देखकर कहा। अरे मम्मी जी, वो तो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बाद में बात कर लीजिएगा। सुमेधा ने सुनंदा को उस वक्त टाल दिया। तभी से सुनंदा अनमनी हो रही थी और अब रितिका से ठीक से बात न हो पाने के कारण जी भी हल्का न हो सका। जाने ऐसा क्या सुन लिया था सुनंदा ने। इसके बाद सुनंदा अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगी। सुनंदा 2 घंटे हो चुके थे कुछ ढूंढते हुए, मगर जाने ऐसा क्या था जो मिल ही नहीं रहा था और ज़रूरी भी था। थक हार कर सुनंदा माथा पटक कर बैठ गई। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो दोनों बच्चों को पालने वाली अकेली थी। पति की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण 36 की उम्र में ही हो गई थी। पति सरकारी विभाग में कार्यकर्ता थे और अब पेंशन भी आ रही थी, जिससे दिक्कत कुछ कम हुई, लेकिन खुद भी अध्यापिका की नौकरी करती थी,
सो बच्चों के लिए समय निकाल पाना कठिन था। सारा समय घर की देखरेख और चिंताओं में निकल जाता था। दिन भर खटकर और मेहनत कर शाम को ही कुछ समय मिलता था। बच्चों को संस्कार देने में सुनंदा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था? बस बैठी हुई यही सोच रही थी। मुझसे क्या कमी रह गई? सोचते हुए सुनंदा फपक पड़ी थी, जिसे सुमेधा ने कमरे में आते हुए देख लिया था। और कुछ देर बाद ही अविनाश भी वहां आ पहुंचा था। अरे माँ, क्या हुआ? ये सामान क्यों फैला पड़ा है और आप रो क्यों रही हो? सुनंदा ने एक अविनाश पर गहरी दृष्टि डाली और लंबी सांस लेकर ओठ सिल लिए। सुनंदा की चुप्पी साथ लेने पर सुमेधा ने अविनाश को दोबारा पूछने का इशारा किया। अरे माँ, बताओ तो ये सामान क्यों फैला रखा है? मगर सुनंदा ने जैसे कुछ न बोलने का फैसला कर लिया था। अविनाश सुमेधा की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे सुमेधा समझी नहीं। तो अविनाश उसे बाहर आने का इशारा करके कमरे से बाहर निकल गया। अरे क्या हुआ अविनाश? सुमेधा ने पूछा। मुझे लगता है कि माँ ने सुन लिया है, अविनाश ने सुमेधा से कहा। तो उसकी आंखें फटी रह गई, मगर अगले ही पल शांत रहकर बोली, हाँ तो समझने दीजिए, इनको करना भी क्या है। अविनाश अपने कमरे में वापस आ चुका था। दोनों को आपस में बात करते सुनंदा ने सुन लिया था और सुनकर उसके दिल पर जैसे बिजली आ गिरी थी। आज सुनंदा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और इसलिए उसने रितिका को फ़ोन लगा लिया था, मगर फ़ोन पर भी कुछ कह नहीं पाई थी। 3 दिन बीत चुके थे, मगर सुनंदा मन में चल रहे झंझावात को रोक नहीं पा रही थी। उसको उदास देखकर अविनाश ने कई बार बात करने की भी कोशिश की, मगर सुनंदा की चुप्पी न तोड़ सका। माँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। आखिर अविनाश के मुंह पर वो बात आ ही गई थी जो सुनंदा ने सुन ली थी। पर ऐसा कुछ और भी था जिससे सुनंदा अब भी दुखी थी। सुनंदा ने भी सुनकर बधाई तो दे दी, मगर मन की छटपटाहट चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सुमेधा, अब तो मुझे पक्का लगता है कि माँ ने सुन लिया था, तो सुन लेने दो, हमें क्या, सुमेधा ने बेपरवाही से जवाब दिया। एक बार और सोच लो सुमेधा। अविनाश ने एक बार सुमेधा को समझाना चाहा। तुम चुप रहो अविनाश, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अविनाश सुमेधा के आगे और कुछ न बोल सका। अगले दिन सुबह 4 बजे सुनंदा को कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई करा रहा हो। सुनंदा नींद में थी, मगर फिर भी उसकी नींद टूट गई। कुछ देर तक सुनने के बाद उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा। सुमेघा सोफे पर बैठी करा रही थी और अविनाश पास बैठा हुआ था। अरे इसको क्या हुआ अविनाश? सुनंदा को उसे ऐसी हालत में देखते ही फिक्र होने लगी। मम्मी कुछ नहीं, यूं ही बस, अविनाश ने जैसे बात को टालना चाहा। अरे कुछ नहीं, क्या कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे, सुनंदा ने झल्लाकर कहा। तो अविनाश ने एक बार सुमेधा की तरफ देखा। सुमेधा का इशारा देखकर अविनाश का चेहरा नीचे झुक गया। बोलते क्यों नहीं अविनाश, क्यों छुपा रहे हो? सुनंदा ने चिल्लाकर कहा। तभी सुमेधा उठी और बाथरूम की तरफ भागी। सुनंदा भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में गई और वहां जाकर देखती है कि सुमेधा को जोर जोर से उल्टी हो रही है। सुनंदा ने जल्दी जल्दी उसको पीठ को सहलाना शुरू कर दिया, मगर सुमेधा बार बार सुनंदा का हाथ झटक रही थी। देखकर भी सुनंदा ने उस समय सिर्फ मदद करना ही उचित समझा। आखिर वो इसकी इकलौती बहू जो थी। अविनाश, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, सुमेधा ठीक नहीं लग रही। सुनंदा ने सुमेधा को उल्टी करने के बाद बाहर लाकर सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे माँ, इस समय डॉक्टर कहाँ मिलेगा? अविनाश जैसे सुनंदा का कहा कुछ करना ही नहीं चाहता था। मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं मिलेगा तो भी इसको अभी हॉस्पिटल लेकर चलो।
इस बार अविनाश ने सुमेधा के इशारे को अनदेखा कर हॉस्पिटल फ़ोन कर दिया और बाहर जाकर गाड़ी निकाल ली। इस पर सुमेधा कुछ न बोल सकी और उसको सुनंदा के साथ जाना ही पड़ा। सुनंदा मन ही मन कुछ सोच रही थी। शायद सुमेधा प्रेग्नेंट है और मुझे ही नहीं बताया जा रहा है। कुछ देर में वह पहुंचकर सुमेधा को डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करते ही खुशखबरी दे दी, जिसका अंदेशा सुनंदा को भी हो रहा था। सुनंदा सुनकर बहुत खुश हुई और इसके बाद सुमेधा को दवा दिलाकर सब घर वापस आ गए। 3 दिन से जो सुनंदा परेशान थी, वो अब दादी बनने की खबर से बहुत खुश नजर आ रही थी। अविनाश, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं इनको बताना नहीं चाहती थी, सुमेधा ने बिस्तर पर लेटे हुए कहा। चलो कोई बात नहीं सुमेधा, एक दिन तो पता चलना ही था। नहीं, मुझे इनकी परछाई भी नहीं चाहिए अपने बच्चे पर। जाने क्यों सुमेधा सुनंदा से इतनी नफरत करती थी, ये अविनाश भी नहीं समझ पा रहा था, मगर फिर भी सुमेधा का साथ दे रहा था। अविनाश के ट्रांसफ़र का समय पास आ रहा था, मगर सुनंदा के लाख पूछने पर भी अभी तक उसने तारीख नहीं बताई थी। सुमेधा और अविनाश के मन में क्या चल रहा था, ये जानने के लिए कहानी के दूसरे भाग को ज़रूर सुनिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।